हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं इस पूरे पाठ के वो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त जुड़े हैं इससे, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, हम्पी के भग्न अवशेष। हम्पी, जिसे विजयनगर को हम्पी के नाम से भी कई बार डिस्क्राइब किया गया है। तो हम्पी के भग्न अवशेष, भग्न अवशेष क्या होते हैं? टूटे हुए अवशेष। भग्न अवशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो अगर परीक्षा में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बनता है कि उस पुराविद या अभियंता का नाम बताओ जिसने हम्पी के भग्न अवशेष खोजे, तो कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्न अवशेष खोजे गए। ठीक है, किसने खोजे? कॉलिन मैकेंजी ने। तो ये चैप्टर क्या है? 1336 में हरिहर बुक्का ने इसकी खोज की थी और 1565 में इसका अंत हो गया था। ठीक है, 1336 से लेके 1565 तक की कहानी को इस चैप्टर में बताया गया है। हरिहर और बुक्का किसने खोज करी थी बच्चों? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने खोज करी। और राम राय जब प्रधानमंत्री थे तब इसका विनाश हो गया। तो राम राय भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और जो हमारा हरिहर बुक्का है वो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो जब भी विजयनगर की बात आएगी आपको याद रखना है कि 1336 में विजयनगर की खोज की गई, स्थापना की गई। किसने? हरिहर बुक्का ने। अगर हम शताब्दी की बात करें तो 14वीं शताब्दी, और यहाँ पे 16वीं शताब्दी लागू होगी। और कब एंड हुआ? 16वीं शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? 100 साल का समय होता है। जैसे कि 1301 से लेके 1399 तक 1400 शताब्दी माना जाएगा, और 1400 से लेके 1499 तक 15वीं शताब्दी। इस तरीके से शताब्दी 100 साल का एक समय पीरियड होता है। तो किसने खोजी हम्पी? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में खोजा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी यानी विजयनगर का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विजयनगर का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा किया गया। और इनको 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। सर्वेयर जनरल, बाकी जनरल तो आपको पता हो, कनिंगम पुरातत्वविद के पिता थे, और इसके आदमी सन जॉन मार्शल वगैरह नाम आपने पढ़े, वो डायरेक्टर जनरल थे यानी पुरातत्वविद थे। लेकिन सर्वेयर, सर्वे करने वाला, कि हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे पहले वहाँ पे सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है और उसका मैप बनाएंगे। तो पहले सर्वेयर जनरल इंडिया के कौन हैं? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने विजयनगर का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। कब किया? 1815 में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, जिनका नाम है हरिहर और बुक्का, द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। ठीक है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विजयनगर की स्थापना किसने करी और कब करी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोग यानी उस टाइम पीरियड के लोग उसे कर्नाटक साम्राज्यों की संज्ञा देते हैं। यानी विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्यों भी कह सकते हैं, हम हम्पी भी कह सकते हैं। तो आपको ये तीनों नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम्पी, विजयनगर और कर्नाटक साम्राज्यों। जो विजयनगर ये एरिया है या साम्राज्य आज के कर्नाटक शहर में शामिल था, तो कुछ लोग उसको कर्नाटक साम्राज्यों की संज्ञा भी देते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शासकों को गजपति यानी हाथियों के पति, उड़ीसा के शासकों को गजपति, दक्षिण सुल्तानों को अश्वपति और विजयनगर शासकों को नरपति की संज्ञा दी जाती है। गजपति मतलब हाथियों का स्वामी, अश्वपति घोड़ों का स्वामी, नरपति लोगों का स्वामी। तो विजयनगर के शासकों को नरपति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे।
मतलब राय के नाम से, राजा स्वयं को क्या बोलते थे, राय, जैसे कि कृष्णदेव राय। और यहाँ पे 4 वंश हुए, संगम, सुलभ, तुलुभ, आरावीडु। ठीक है, संगम, सुलभ, तुलुभ, आरावीडु 4 वंश हुए। कृष्णदेव राय तुलुभ वंश के थे, जो कि सबसे प्रतापी राजा हुए। तो विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहकर पुकारते थे, राय कहकर पुकारते थे। अगला पॉइंट है, विजयनगर में घोड़ों का व्यापार अरब और मध्य एशिया से होता था। तो विजयनगर में घोड़ों का व्यापार कहाँ से होता था, अरब तथा मध्य एशिया से होता था। आरंभिक चरणों में अरब व्यापारी घोड़ों का व्यापार करते थे। स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरै चेट्टी, तो घोड़े के व्यापारियों को एक नाम से पुकारा जाता है, कुदिरै चेट्टी। ये परीक्षा में आ सकता है कि कुदिरै चेट्टी के नाम से किसको पुकारा जाता है, क्या राजा को पुकारा जाता है, या नायक को पुकारा जाता है, या अमर नायक को, या घोड़े के व्यापारी को। तो कुदिरै चेट्टी घोड़े के व्यापारियों को कहा जाता है। और विजयनगर में घोड़े कहाँ से आए, अरब से और मध्य एशिया से। तो 2-3 मल्टीपल चॉइस इस लाइन से बन जाएंगे कि विजयनगर में घोड़ों का व्यापार किन देशों से होता था, अरब और मध्य एशिया से होता था, या विजयनगर एरिया में घोड़े कहाँ से आए, अरब और मध्य एशिया में आए। बंदूकों के प्रयोग के कारण, बंदूकों के प्रयोग के कारण पुर्तगाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। तो पुर्तगाली विदेशी यात्री थे जो गोवा में आकर बस गए थे, तो उनके पास बंदूक, यानी पहली बार किन्हीं विदेशियों ने बंदूक का प्रयोग किया था, वो पुर्तगाली लोग थे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विजयनगर किस लिए फेमस था बच्चों। तो विजयनगर फेमस था मसालों, वस्त्रों, रत्नों और अपने बाज़ारों के लिए, यानी इन तीनों के बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध था। तो विजयनगर में हर चीज़ बिका करती थी। एक आपने कमेंट पढ़ा होगा बुक में कि हर चीज़ जो आज की डेट में बिकती है गाँव में, वो हर चीज़ बिका करती थी। तो विजयनगर में मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजार थे। अगर मल्टीपल में आता है कि कौन से किस लिए विजयनगर फेमस था और 3 ऑप्शन और चौथा उपरोक्त सभी आ जाए, तो आपको उपरोक्त सभी पर लगाना है। तो विजयनगर का पहला वंश संगम वंश, कौन था, संगम वंश था। और संगम वंश के हरिहर बुक्का थे, संगम वंश के हरिहर बुक्का थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। इनका जो कार्यकाल था, राज्यकाल था, वो 1336 ईस्वी से 1485 तक था। किनका, संगम राजवंश का। विजयनगर का पहला राजवंश संगम राजवंश था, जिनका टाइम पीरियड 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक था। उसके बाद कौन आए नंबर 2 पे, संगम वंश को सुलभ वंशों ने हटाकर 1503 तक शासन किया। और विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय तुलुभ वंश के थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या था, 1509 में राजा बने और 1529 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 3 वंश तो आपको हो गए, संगम, सुलभ, तुलुभ, और चौथा था आरावीडु। ठीक है, 4 वंश रहे हैं अभी तक। संगम वंश जिनमें हरिहर बुक्का शामिल थे, उनके बाद सुलभ वंश आया जो 1503 में एंड हो गया, यानी 1485 से 1503 तक रहा सुलभ वंश, और 1503 के बाद रहा तुलुभ। और तुलुभ वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक या राय कहें तो कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट टॉपिक, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्ते मल्यद नामक पुस्तक लिखी। ये परीक्षा में आ सकता है कि अमुक्ते मल्यद नामक पुस्तक किसने लिखी और किस भाषा में लिखी। तो तेलुगु में कृष्णदेव राय ने लिखी। अगला प्रश्न, दक्षिण मंदिरों में भव्य गोपुरम क्या होता है, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। यानी दक्षिण के मंदिरों में गोपुरम जो नया स्ट्रक्चर आया वो कौन सा राजा लेकर आया, कृष्णदेव राय। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर बसाया नगलपुरम नाम से। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन है। और सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, साथ में MCQ की जो वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने इस चैप्टर की, तो वो भी ज़रूर देखें परीक्षा की दृष्टि से। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1542 में तुलुभ वंश के अंत के बाद अरावीडु वंश के पास चले गए शक्ति। 1542 में अरावीडु। तो 4 वंश याद हो गए, संगम, सुलभ, तुलुभ, अरावीडु। टाइम पीरियड 1336 में इसका उदय हुआ, हरिहर बुक्का ने किया। 1565 में इसका अंत हुआ तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में।
प्रश्न नंबर टॉपिक नंबर नेक्स्ट 1565। तो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में, तो राम राय के नेतृत्व में 1565 में विजयनगर की सेना का प्रधानमंत्री राम राय जी थे, राक्षसी तांगड़ी या ताली कोटा के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इनकी संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी हार मिली। तो 1565 में विजयनगर तहस नहस हो गया, क्योंकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के राजाओं ने मिलकर हराया इसको। और विजयनगर की कैप्टेंसी कौन कर रहे थे? हमारे सेना प्रधानमंत्री राम राय। युद्ध का नाम या जरूर याद करना, राक्षसी तांगड़ी और ताली कोटा का युद्ध। ठीक है, किस लिए फेमस है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। अगले पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। तो अराविडु, क्योंकि भाई ये तो खत्म हो गया था, क्या खत्म हो गया था? ये विजयनगर। तो अराविडु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी के समीप शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, यवन संस्कृत भाषा का शब्द है। यवन किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिनका प्रयोग यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में रहने वाले अन्य लोगों का या आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। जो लोग यूनानी या उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप से या कर्नाटक या भारत में आते थे, उन्हें यवन कहा जाता था। अगला पॉइंट, अमरनायक। अमरनायक प्रणाली विजयनगर के साम्राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता कि इस प्रणाली के तत्व दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से लिए गए। तो मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करता हूँ। राय यानी राजा, नायक यानी सेना प्रमुख, और अमरनायक यानी सैनिक कमांडर। तो ये तीन मेन थे ग्रुप जो कि विजयनगर साम्राज्य में थे। राय यानी राजा, नायक सेना प्रमुख। सेना प्रमुख यानी कि जो भाई सारे एडवाइस देते हैं या विचार विमर्श करते हैं, और अमर सेना, जो सेना के वीर होते हैं, जवान। ठीक है, सेना प्रमुख और सेनापति कह सकते हैं इसको। तो अमरनायक प्रणाली कहाँ से ली गई? दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली को कॉपी करके लिया गया है। और सबसे खास खोज क्या थी? अमरनायक प्रणाली, विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक खोज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ लड़ाई या युद्ध। तो अमरनायक यानी लड़ाई के नायक, जो लड़ाई में हीरो बनते हैं यानी सेना के जवान, उन्हें अमरनायक शब्द से पुकारा गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। निकोलो द कांति। निकोले दे कांति नामक इतावली व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा के दूत, ये इनके नाम याद रखने कहाँ कहाँ से आए थे। तो निकोलो दे कांति इतावली व्यापारी थे, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा के दूत थे, अफनासी निकेतन रूस का एक व्यापारी था। इन्होंने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी, भ्रमण किया। निकोलो दे कांति ने, अब्दुल रज्जाक ने, अफनासी निकेतन ने। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया? वेरी गुड। और पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट नंबर क्या है कि 16वीं शताब्दी में दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल के फर्नाबो नूनीज ने विजयनगर का भ्रमण किया। तो 15वीं शताब्दी में वो लोग आए थे, 16वीं में आए थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि 16वीं में ये आए थे और साथ में उन तीनों के नाम आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होने। एक बार फिर मैं नीचे करता हूँ, ये देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। ये दोनों पॉइंट में ध्यान से देखेंगे कौन 15 में आए, कौन से 16 में आए। तो 15 में आए थे ये निकोल दे कांति, अब्दुल रज्जाक और अफनासी निकेतन। 16वीं में दुआर्ते बाराबोस, डोमिंगो पेस, पुर्तगाल का फर्नाबो नूनीज, ये सब आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य है वो तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ प्राकृतिक कुंड, ऐसा यानी नदी से आ रहा है और कुंड सा बन रहा है, पानी स्टोरेज हो रहा है, और इसी तुंगभद्रा नदी के कारण बहुत ही उपजाऊ जगह रही विजयनगर। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ एक प्राकृतिक कुंड निर्मित किया गया। अगले पॉइंट की ओर, राजकीय केंद्र की प्रमुख जल संरचना हिरियानगर। तो हिरियानगर क्या थी? राजकीय केंद्र, ऑफिशियल जहाँ पे सेंटर है राजा का, वहाँ पे प्रमुख जल संरचना हिरियानहर थी। और एक फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया जो कि आप सबको जानना चाहिए। वो क्या था कि अब्दुल रज्जाक ने किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए
उन्होंने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया, यानी 7 पंक्ति यानी 7 दुर्ग बना रखे थे। और सबसे खास बात विजयनगर में क्या है कि महलों के साथ साथ किसानों, खेतों, जल संपदा, इन सबको भी दीवारों से घेरा गया था, ताकि युद्ध के समय विपक्षी टीम को खाद्य से दूर रखकर उनको हराया जा सके। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने कुछ इस प्रकार का वर्णन किया, उसको देखते हैं हम क्या वर्णन किया 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने, कि लोगों के अन्य आवाज़ छप्पर के हैं फिर भी सुदृढ़ मजबूत हैं। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियां भी हैं, यानी कि जहाँ पे व्यापार है वहाँ मार्केट एरिया, वहाँ पे लंबी खुली गलियां हैं, लेकिन लोगों के घर छप्पर के हैं और वो काफ़ी मजबूत हैं। विजयनगर के राजकीय केंद्र में 60 से भी अधिक मंदिर पाए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर के राजकीय केंद्र में 60 से भी अधिक मंदिर पाए जाने। सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, जिसे पेस ने क्या कहा है, विजय का भवन कहा है, यानी कि विजय का भवन किसे कहा गया है, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा गया है। ठीक है। और राजा के भवन की संरचना सबसे विशाल है। और नीचे पढ़ते हैं, महानवमी डिब्बा एक विशाल का मंच है जो 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40, यानी जो इसका बेस है वो 11,000 वर्ग फीट है, 11,000 लंबा, 11,000 चौड़ा, 11,000 वो इस तरीके से, और 40 फीट की ऊंचाई तक है। इतना बड़ा इसलिए बनाया गया, यहाँ पे अनुष्ठान हुआ करते थे। जब हम दूर से किसी चीज़ को ऊपर में देखेंगे तो सबको दिखाई देगा, और नीचे देखेंगे तो बहुत कम को दिखाई देगा, जो आगे होंगे सिर्फ उन्हीं को। तो इसलिए महानवमी डिब्बा ऊंचाई पर बनाया गया, ताकि दूर से लोग राजा की देख सके, इनके कार्यक्रम को देख सके इत्यादि। महानवमी डिब्बा का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा, हिंदू त्यौहार जिसमें उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा, प्रायद्वीप में नवरात्रि नवमी के नाम से, तो जिसमें 9-10 दिन का जो प्रोग्राम होता था, जैसे दशहरा, नवरात्रि, इन सब के लिए किया जाता था। ठीक है। और ये सितंबर अक्टूबर के महीने में, ये भी आता कि किन त्योहारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, कि सितंबर अक्टूबर के महीनों में आने वाले त्योहारों, जैसे इस अक्टूबर चल रहा है और दशहरा है आज। ठीक है। तो महानवमी डिब्बा का प्रयोग इन अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। रांची केंद्र में सबसे सुंदर भवन क्या था, एक लोटस टेम्पल यानी कमल महल। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने, तो लोटस की तरह दिखता था कमल महल, भाषा कमल महल कहा जाता था। बाद में इन्होंने लोटस टेम्पल जैसा नामकरण किया, हिंदी में कमल महल कहा गया, यानी एक ऐसा महल जो कमल की तरह दिखता था। तो अंग्रेज यात्री आए, कहा वो इस लोटस, तो कमल महल इसको कहा गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। तंजावुर, तो तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया। ये भी याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया, तो चोल शासकों ने करवाया। और अगले पॉइंट की बढ़ते हैं। स्थानीय मान्यताओं के आधार पर स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता और शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह करने के लिए तप किया। यानी कहा जाता है, कहावत है वहाँ पे कि यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी है, जिससे हम्पी शब्द निकला। तो पंपा देवी जो कि भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष से विवाह करना चाहती थी, उन्होंने यहाँ पर तप किया। और सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा गया है। कुछ भाषा में कन्नड़, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ लिपि चलती है, तो कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष। जैसे देवनागरी में आजकल सत्यमेव जयते लिखा होता नोट पर भी, और जितने भी सरकारी आदेश होते हैं, उसी प्रकार सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर शासक देवताओं से सबसे गहन संबंध के संकेतक के रूप में उपाधि हिंदू सूरत राणा, यानी विजयनगर के शासक देवताओं से खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए हिंदू सूरत राणा शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो किससे जोड़ने के लिए, हिंदुओं देवी देवताओं से जोड़ने के लिए विजयनगर के शासक हिंदू सूरत राणा शब्द का प्रयोग करते थे। और ये टॉपिक है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी में माना जाता है। मुख्य मंदिर के सामने जो सभा मंडप बना है, वो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलब्धि में, जब वो राजा बने, तो विरूपाक्ष मंदिर के सामने जो मंडप बना, उसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल पॉइंट में आपको चैप्टर में स्लो समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से अपना करियर बना सकें। तो विजयनगर के धार्मिक केंद्र का दूसरा मंदिर विट्ठल मंदिर है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल। तो 2 मंदिर, विरूपाक्ष, पंपा देवी और विट्ठल, इन तीनों देवताओं की पूजा हुआ करती थी विजयनगर में। तो विट्ठल मंदिर विष्णु के रूप है, विरूपाक्ष शिव जी के रूप है और पंपा देवी पार्वती का रूप मान सकते हैं हम, क्योंकि भगवान शिव से विवाह करने के लिए तप करती हैं। तो विजयनगर के धार्मिक केंद्र का दूसरा मंदिर विट्ठल मंदिर है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल हैं, जो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल की मान्यता किस वर्ष मिली? 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। प्रश्न अगला टॉपिक है कि मानचित्र निर्माण के लिए विजयनगर के संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। आपने बुक में देखा होगा, अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट हैं, एक को मिस कर रखा है और स्क्वायर बन गया, 25 बांटा गया। जैसे कि ये है, इनको 25 भागों में बांट दिया सबको और ABCD लिख दी। अब इसको A लिख दिया। अब A भाग को जूम करना तो A भाग को भी 25 भागों में बांटा गया। फिर A भाग के A1 को भी जूम करना तो उसको भी 25 भागों में बांटा गया। तो इस तरीके से आज के स्टाइल से इसका मैप किसने बनाया? कॉलिन मैकेंजी ने। तो मानचित्र के निर्माण के लिए विजयनगर क्षेत्र को संपूर्ण 25 भागों में बांटा गया, फिर इन्हें वर्गों में ऐसे ही वर्गीकरण किया गया। और किसने बाजार का विवरण दिया था कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है? डोमिंगो पेस ने कहा था कि विजयनगर का बाजार ऐसा है कि एशिया या दुनिया की हर चीज़ यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये कथन किसका है? डोमिंगो पेस का है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, SMS नागराज राव ने विजयनगर में वर्षों तक सर्वेक्षण किया। तो इन तीनों का नाम भी किया। 3 किस लिए फेमस हैं? इन्होंने विजयनगर में वर्षों तक सर्वेक्षण किया। और पेश ने तो राजा के बारे में यानी कृष्णदेव राय के बारे में भी लिख दिया। क्या लिखा देखते हैं कि राजा का वर्णन इस प्रकार करता है कि मझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा और राजा के चेहरे पे चेचक के दाग। अगर ये आ जाए कि किसके बारे में कहा गया कि उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे, तो राजा के बारे में। तो पेश ने वर्णन इस प्रकार किया। और इस तरह NB लर्निंग की वीडियो एंड होती है। तो इस वीडियो के जो कि मल्टीपल चॉइस हैं वो आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में इसके जो पिक्चर वाले जो MCQ हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो NB लर्निंग के साथ जुड़े रहें, क्योंकि 24 नवंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं फर्स्ट टर्म की। उसके लिए तैयारी करते रहें और जितना हो सके NCERT और मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मेहनत करो तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और NB लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।